नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें संविधान का पोर्शन, संविधान से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और ये जीएस का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें थोड़ी कम मेहनत से ही, थोड़ा सा ध्यान देने से ही इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 51 संविधान के मोस्ट एक्सपेक्टेड 51 क्वेश्चंस, जिनके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। और उन क्वेश्चंस के साथ में हमने लिए हैं उनसे रिलेटेड उनके आसपास के डेटा फैक्ट्स, ताकि आपका कवरेज और भी वाइड हो सके। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, तो हम ये मान के चलते हैं 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इस वीडियो से डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद हमारा 14 कहता है संविधान का कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण सबको मिलेगा। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा का मतलब ये है, आपने संविधान के मूल अधिकार पढ़ते समय कई जगहों पर देखा होगा, लिखा रहता है कि राज्य आपको संपत्ति से वंचित नहीं करेगा, राज्य आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा। तो हर जगह पे राज्य राज्य शब्द आता है। इस राज्य की क्या परिभाषा है, राज्य में कौन कौन से अंग शामिल हैं, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 कहता है कि 5 आधारों पर, कौन से 5 आधार, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर या इनमें से किसी एक के आधार पर राज्य आपके साथ विभेद नहीं कर सकता, उसका प्रतिषेध यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, मतलब छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 17 के द्वारा। आगे के बचे वाले अनुच्छेद देखते हैं ऑप्शन के। अनुच्छेद 14 कहता है, अभी हमने बताया, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण सबको मिलेगा, राज्य ऐसा इंश्योर करेगा। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी अनुच्छेद 21 का पार्ट है विदेश भ्रमण करने का अधिकार और भ्रमण करके फिर से भारत में लौटने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत है। और एक चीज अनुच्छेद 21 के तहत है, अपनी पसंद का स्पाउस चुनने का अधिकार, पति या पत्नी चुनने का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के पार्ट 1 में बताई गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक है, जिसमें अनुच्छेद 25 में बताया गया है, उसके अंतर्गत निहित है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना उनकी स्वतंत्रता है। और बाकी अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाना, खनन इत्यादि जहाँ पर जोखिमपूर्ण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उनका नियोजन नहीं किया जाएगा, उनको वहाँ पे काम पे नहीं लगाया जाएगा, ऐसा कहता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, हम अपने धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट भी देख सकते हैं, हमारी आज़ादी है और हमारा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 27 कहता है करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसका मतलब है अगर हम किसी पैसे को अपने धार्मिक कार्य में रजिस्टर्ड कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर धार्मिक काम होता है वहाँ पर हम लगाते हैं, तो उस पैसे के ऊपर हमें टैक्स देने से आज़ादी मिलेगी। ठीक है, आगे है चौथा सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है। मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है न्यायपालिका को। इस न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट भी आता है और हाई कोर्ट भी आता है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे आप तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट निकालेगा और आपके मूल अधिकार आपको वापस दिलवाएगा। अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत
हाई कोर्ट रिट निकालेगा और आपके मूल अधिकारों को आपको वापस दिलवाएगा। इसीलिए न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? अभी भी हमने बताया अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत यह अधिकार हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, ये लिखा भी है अनुच्छेद 226 में, उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी, अगर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करेगा तो वो दो तरीके से जारी कर सकता है। एक तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, दूसरा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी। दो तरीके से हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है। इस मामले में एक सवाल आता है कि रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति से अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार हमारा है समानता का अधिकार, ये भी है अनुच्छेद 14 से 18 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, किस अनुच्छेद के तहत था? अनुच्छेद 31 के तहत पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब यह किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 300 का। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हमारे आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार हमारे लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया गया हमारा यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है हमारे जापान के संविधान से। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? ग्राम पंचायतों का गठन होता है अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत हमने बताया अभी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 48 एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन का संगठन करेगा। अनुच्छेद 51 भी हमारा एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 51। और 51 के काम में क्या है? ये है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अभी आगे आएंगे। मौलिक कर्तव्य देखो आगे, एक ही पेज में सारे मौलिक कर्तव्य हमने पूरा लिख दिया, जो भी सवाल इससे बनेंगे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था। जब संविधान लागू हुआ था तो कोई भी मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था। पहली बार 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और एक समिति थी, उसकी सिफारिश पर जोड़ा गया। वो समिति कौन थी? स्वर्ण सिंह समिति। इसकी सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। अभी 11 है टोटल मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? 2002 में जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब सवाल ये आता है कि ये 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या? ये मौलिक कर्तव्य जो 11वां है वो कहता है कि हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएं। ये हर माता पिता हर गार्जियन का कर्तव्य होगा। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य है। ये राज्य की ड्यूटी है कि वो 6 से 14 वर्ष के लिए के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में है और ये अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद में है सारे मौलिक कर्तव्य। वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का क। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। मौलिक कर्तव्य एक ही स्लाइड में खत्म, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता।
भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? ये कार्यपालिका की शक्तियां सारी राष्ट्रपति में निहित हैं, इसीलिए कोई भी भारत सरकार के काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित तो हैं, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये देखो लिखा है नीचे। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 अभी अभी हमने देखा था, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यह अनुच्छेद 54 में है। अगली किसी क्लास में हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद याद करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, बहुत अच्छी, एक बार पढ़ लो, 10-12 अनुच्छेद हैं, वो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगले किसी वीडियो में बताएंगे आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो क्लासेस आपको मिलते रहें। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सवाल नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? भारत का राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो एक निर्वाचक मंडल बनता है। अब पूछ रहा है, सवाल कह रहा है कि उस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। तो पहले अगर हमें पता चल जाए कौन शामिल होता है तो नहीं वाला अपने आप पता चल जाएगा। देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। यहाँ पर निर्वाचित सदस्य का मतलब है कि कुछ सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, लेकिन वो मनोनीत सदस्य इसमें निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते, केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। ठीक है, मनोनीत इसमें नहीं होते। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य विधान परिषद के नहीं शामिल होते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अब यहाँ पर ये 3 ही सदस्य की कैटेगरी है, और इसके बाद में जो यूटीज हैं उनमें कहीं कहीं विधानसभा हैं, तो वहां के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। इतने ही लोग लेते हैं, यही आपका डेटा फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, आप गलत कर सकते हैं अगर आप पहली बार इसको देखेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, एकदम सही बात है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सांसद का यहाँ पर मतलब है मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति, लेकिन लोकसभा का सदस्य हो नहीं, केवल योग्यता रखता हो। देश का नागरिक भी हो, ये बात भी सही है, लेकिन पढ़ा लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है। संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया राष्ट्रपति बनने का उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये सवाल का आंसर हो गया, ये आवश्यक नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो, हालांकि होते पढ़े लिखे हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा भारत के उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। ठीक, एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, और प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाता है तो वो संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अनुच्छेद 13 कहता है, अनुच्छेद 13 भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 कहता है, यदि कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है जो कि मूल अधिकारों के विरुद्ध है, जैसे कोई भी सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो आपके मूल अधिकारों को कम करता है या छीनता है, तो न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस नियम कानून को शून्य घोषित कर सकता है। ये अनुच्छेद 13 कहता है कि उसको शून्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 53 कहता है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अभी भी पहले देखा है हमने, अभी थोड़ी देर पहले। अनुच्छेद 74 कहता है, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक, अनुच्छेद 74 कहता है।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? ये 14 दिन पूर्व बताना होता है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं, आप शुरू की जानी है प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, अगर राष्ट्रपति का किसी भी वजह से पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? नियम ये है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है अपने पद पर, तो उसके पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। अगला नियम है कि अगर उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश नहीं है, तो करेगा मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद का, राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा। अगर मान लो वो भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर मोस्ट न्यायाधीश, जो भी सबसे सीनियर है, वो करेगा। अब यहाँ पर उसके होने का सवाल ही नहीं है, इतने सारे जज होते हैं, कोई ना कोई तो होगा। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। कब बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन? जब किसी बिल को एक सदन से, मतलब लोकसभा या राज्यसभा से पारित होकर वो दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर देता है या दूसरा सदन उसे पारित नहीं करता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसको दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी कहते हैं और अनुच्छेद 108 के तहत इस संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और कौन बुलाता है ये बैठक? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर किसी कारणवश लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो राज्यसभा का उपसभापति, ध्यान रखना यहाँ पे, राज्यसभा का सभापति नहीं, उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसी भी कीमत पे नहीं करता है। राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? किसकी नियुक्ति नहीं होती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग का गठन भी अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी, जैसे मान लो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। ध्यान रखना, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 339 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 339 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सॉरी, प्रधानमंत्री नहीं, इधर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करेंगे, सॉरी, राष्ट्रपति करेगा। और मंत्री जो भी है, प्रधानमंत्री, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। उसके प्रसाद पर्यंत भी पद धारण करते हैं मुख्यमंत्री यूनियन टेरिटरीज के। योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, उसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग कब बनाया गया, नीति आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, केवल साल बताना है, किस साल में किया गया। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अगर राष्ट्रपति को किसी विधि के प्रश्न पर डाउट होता है, किसी ऐसा विधि का गूढ़ प्रश्न है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत सलाह लेगा? अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 32 अभी भी हम बता चुके हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी पावर होगी जो अपनी स्वयं की अवमानना के लिए दंड दे सकेगा किसी को। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का कोई अनुपालन करने से मना करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको दंड दे सकता है। ये होगा एक अभिलेख न्यायालय के तहत। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सबको पता। कौन थे नहीं पूछा है, थे मतलब कहाँ से थे ये पूछा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो कि 1950 से लगातार 3 बार राष्ट्रपति रहे, 1962 तक। ठीक है,
50 से 52 तक रहे, 52 से 57, 57 से 62 तक। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये कहाँ से थे? बिहार से थे। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। सर्वसम्मति का मतलब हुआ कि इनके खिलाफ, इनके विरोध में कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। नीलम संजीवा रेड्डी सर्वसम्मत मतलब निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे, एकमात्र अकेले राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? आप सबको पता ही होगा। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? एक सवाल बहुत आता है। ये राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। अब इस राष्ट्रपति भवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का सरकारी आवास होता है। भवन के निर्माण के बाद, जब ये आज़ादी से पहले बना था, तब उसको वायसराय का आवास कहा जाता था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तब इसका नाम बदलकर सरकारी आवास कर दिया गया था। 1948 ईस्वी में आज़ादी के बाद C राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। इससे पहले कोई भी भारतीय इसमें नहीं रहता था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। राष्ट्रपति जब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जब उसमें वो रहे, तब इसका नाम पड़ा राष्ट्रपति भवन। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। अभी हमने देखा था राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एक होता था, अभी है उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, इसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के कोई सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के केस में था संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, और जिन संघ राज्य क्षेत्रों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, वहां के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत भी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, यही सवाल पूछ रहा है, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। इसका सवाल का आंसर होगा सही, नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75(1) के अनुसार। एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप ठीक से याद रखना। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो इन दोनों में से न्यूनतम क्या है? 25 वर्ष। तो अगर कोई 25 वर्ष का भी है कम से कम, तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा बी वाला। कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, प्रधानमंत्री बन सकता है, बात सही है। हमारे मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी थे। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है लोकसभा सदस्य के लिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष है राज्यसभा के लिए, और अगर कम से कम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए पूछी जाए तो 25 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा का भी सदस्य तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह? बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। आप ध्यान से सुनिए, लास्ट तक सुनिए, बिना स्किप किए हुए। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होगा अपने कार्यों के लिए? वो होगा लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, वो जवाबदेह केवल और केवल लोकसभा के प्रति होगा। प्रधानमंत्री के साथ साथ में पूरी मंत्रिपरिषद भी लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार होती है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान
प्रधानमंत्री ही होता है, तो इसलिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा प्रधानमंत्री भी। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है फिर भी वह लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार होगा, न कि राज्यसभा के प्रति। ध्यान रखना बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता ही होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद में गए थे, उस समय ताशकंद समझौता हुआ था, तो वहीं से इनकी मृत्यु एक रहस्यमयी तरीके से हुई थी। तो ये देश से बाहर थे उस समय। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। और इन्होंने ही, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कब दिया था? जब भारत और चीन का युद्ध 1965 में हो रहा था, तब इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति, जिसको आप एलपीजी कहते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स, ये कब आए थे? 1991 में आए थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ये थे नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे 1991 से 96 तक। इन्हीं के समय में ही ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? नागरिक सेवा अधिकारी मतलब आईसीएस कह लो इसे, मतलब हाईएस्ट सिविल सर्वेंट का पद क्या है भारत में, केंद्र सरकार में? तो वो है मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव का पद जो होता है वो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर के पास होता है। यही सबसे बड़ा सरकारी सेवा का पद है हमारे देश में, मंत्रिमंडल सचिव का। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है, कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को सलाह देने के लिए अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है, जिसको हम महान्यायवादी भी कहते हैं हिंदी में। वही भारत सरकार को परामर्श देते हैं। और इस समय अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, ये भी याद रखना, करंट का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। भारत सरकार का यह प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है अटॉर्नी जनरल को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल, जिनको हम महान्यायवादी भी कहते हैं। आगे चलते हैं। ये सवाल स्टेट के बारे में है। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ये जो महान्यायवादी है ना, अटॉर्नी जनरल, इनको संसद में संबोधित करने का भी अधिकार है। बाकी लोगों को भी है, संसद के सदस्यों को भी है, लेकिन ऑप्शन में संसद के सदस्य नहीं है ना यहाँ पे। तो जो ऑप्शन है उनमें महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वो संसद के किसी भी सदन में जाके बोल सकता है, संसद के किसी भी सदन की किसी भी समिति में भी बोल सकता है जिसका वह मेंबर है। बोल ही सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्यवाही में भाग ले, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सलाह देता है? अटॉर्नी जनरल तो केंद्र सरकार को देता है, अब राज्य सरकार को कौन देता है? उनका भी अपना एक होता है विधि अधिकारी, उसको कहते हैं महाधिवक्ता, इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल भी जिसे कहते हैं, राज्य सरकार को सलाह देता है कानूनी विषयों पर। ठीक है, इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा होती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का प्रथम अधिकारी होता है, विधिक सलाहकार होता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का होता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है और इसके द्वारा नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 148 के तहत। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग भी कहते हैं, ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और ये रिपोर्ट राष्ट्रपति फर्दर आगे संसद में प्रस्तुत करते हैं। यही कैग राज्यों का भी लेखा परीक्षा करता है और राज्य सरकारों के लेखा परीक्षा करके उसकी रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंप देता है।
और ये राज्यपाल फर्दर इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कैग होता है, स्टेट के लिए अलग से कोई कैग की व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 6 वर्ष। शर्त यह है कि उससे पहले 65 वर्ष की आयु उसकी पूरी ना हो। मैक्सिमम 65 साल तक ही कार्यकाल उसका रह सकता है, 65 वर्ष की उम्र या 6 वर्ष का कार्यकाल, जो भी पहले हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इसको वेतन मिलता है। किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग भी कहते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र होता है और मार्गदर्शक होता है। किसका होता है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी का मित्र और मार्गदर्शक होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, फैक्ट है, इसको याद रखना। संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? संसद में लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, इसके लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है, इसके लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है। तो संसद के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल आंसर हो जाएगा आपका। 18 साल जो एज है वो हमारी वोटिंग करने की एज है। 30 साल एज है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। 21 साल लड़कों के शादी करने की एज। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। जनसंख्या जनरली 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, फेयरली है आंकड़ा। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। किस पर आधारित है? ये 1971 की जनगणना पर आधारित है, क्योंकि संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया था कि जब तक 2026 के बाद की किसी जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित ना हो जाएं, तब तक लोकसभा में सीटों की गणना का आधार रहेगा 1971 की जनगणना। इतना पीछे की जनगणना क्यों लेते हैं? इसके पीछे तर्क ये है कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी है और साउथ इंडिया की कम बड़ी है रिलेटिवली। तो इसलिए वो कहते हैं अगर अभी की वर्तमान जनसंख्या लेंगे, जनगणना लेंगे, तो हमें नुकसान होगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कम पहुंचेंगे पार्लियामेंट में। इसलिए जनगणना पुरानी ली जाती है, जहां पर जनसंख्या में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। 45 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है? अभी 550 है, पहले 552 थी। ये दो लोग जो होते थे वो एंग्लो इंडियन लोग होते थे, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लोकसभा में, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। और ये प्रावधान संविधान के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा खत्म कर दिया गया। अब इनका कोई भी मनोनयन नहीं होता, इसको समाप्त कर दिया गया। इसीलिए अब 550 लोग बचे। इन 550 में भी 530 होते हैं राज्यों के, अधिकतम 530 राज्यों से हो सकते हैं और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं। आगे चलते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? साल में कम से कम 2 सत्र बुलाना जरूरी है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि किसी भी सत्र के अंतिम दिन अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, इसके लिए साल में कम से कम 2 बैठकें बुलाना आवश्यक है। ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा बुलाई जाती हैं और ज़्यादा बुलाई भी जा सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 बैठकें बुलाना एकदम आवश्यक है। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 85(1) में ऐसा प्रावधान किया गया है। लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाने जरूरी हैं एक साल में। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? गणपूर्ति का मतलब होता है लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कम से कम उतने लोग होने ही चाहिए। ये गणपूर्ति है 1/10। जैसे लोकसभा में 550 सदस्य हैं, 550 सदस्य का 10% हुआ 55। तो किसी भी कार्यवाही चलाने के लिए लोकसभा में कम से कम 55 लोग उपस्थित होने जरूरी हैं। अगर किसी भी दिन 55 लोग से कम उपस्थित हैं लोकसभा में, तो उस दिन लोकसभा की कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। इसको कहते हैं गणपूर्ति संख्या। ये गणपूर्ति संख्या, इसको इंग्लिश में कोरम भी कहते हैं, कोरम। ठीक है। किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, इसलिए यहाँ से
सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हैं, कितने हैं? 80। 80 सदस्य लोकसभा में, 31 सदस्य हैं राज्यसभा में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1952 में। एक्चुअली 1952 में नहीं, 1951-52 में हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। तो अगर 1951 है ऑप्शन में तो वो सही होगा, 1952 है तो ये भी सही होगा। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको। यह लोकसभा चुनाव जो था 489 सीटों के लिए हुआ था और इस समय लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये सवाल भी खूब आता है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? सॉरी। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, इनको CJI शपथ दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। लोकसभा स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है और जब वो स्पीकर बनता है तो अलग से इसकी कोई शपथ नहीं होती। प्रधानमंत्री की भी शपथ होती है, शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा ही होगा, इनको राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जाएगा? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। बहुमत का मतलब यहाँ पर हुआ 51% या 50% प्लस समथिंग। यहाँ पर 2/3 बहुमत है, इतना बहुमत नहीं चाहिए होता है, केवल 50% से ज़्यादा 51% बहुमत से काम चलता है। अगर 51% लोग एक प्रस्ताव पारित कर दें, लोकसभा के लोग अगर एक प्रस्ताव पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव प्रस्तावित करने से पहले, प्रस्ताव लाने से पहले उनको लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, वो भी लिखित रूप में सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ एक संकल्प प्रस्ताव ला रहे हैं, आपको हटाने की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और अगर आप GD के किसी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं अभी, तो उसके लिए एक द बेस्ट वर्जन ऑफ एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल पे जरूर बने रहिए, क्योंकि हर दिन जब पेपर होता है उसके शाम को 8 से 8:30 के बीच में हमारे चैनल पे एक वीडियो आता है, उसमें द बेस्ट एनालिसिस बताया जाता है कम से कम समय में, और इस तरीके से बताया जाता है कि आने वाली शिफ्ट के लिए भी वो हेल्पफुल हो सके, उसके आसपास के फैक्ट्स भी बताए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।